अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोग ठीक होंगे और आपने मेरा लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा, ठीक है। और आपने देखा होगा कि उसके अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट स्केलेटन, और फिर हमने स्केलेटन के बाद हमने डिस्कस किया था जॉइंट्स के बारे में। इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है डिफॉर्मिटीज़। देखिए, फॉर्म का बिगड़ जाना यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा स्केलेटन जो है वो नॉर्मल नहीं रहता, बल्कि क्या हो जाता है, बल्कि वो अब नॉर्मल हो जाता है। उसमें कोई ना कोई बिगाड़ पैदा हो जाता है। या तो क्या होती है, बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, या जो है वो बोन्स क्या होती हैं, वो बेंड हो जाती हैं, या फिर बोन्स क्या होती हैं, वो क्रैक हो जाती हैं। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो ये सारी जो है वो क्या कहलाती हैं, ये डिफॉर्मिटीज़ कहलाती हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है डिफॉर्मिटीज़ की, और डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन को हमने डिस्कस करना है। और उसमें हमने जो है वो 3 कैटेगरी को डिस्कस करना है। वो कौन सी हैं, आए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जब डिफॉर्मिटीज़ की बात करते हैं तो हम लफ्ज़ पहला लिखते हैं डिफॉर्म। डिफॉर्म का मतलब यही है कि बिगाड़ पैदा हो जाना। जब हमारा स्केलेटन जो है वो शेप अपनी खो देता है, उसकी शेप वैसी नहीं रहती, तो उसकी शेप का खो जाना, उसकी शेप का वैसे ना रहना असल में क्या कहलाता है, ये डिफॉर्मिटीज़ कहलाता है। तो डिफॉर्मिटीज़ का मतलब ये है कि हमारी बोन्स बेंड हो गई हैं, क्रैक हो गई हैं, या हमारी बोन्स क्या हो गई, हमारी बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो गया। तो क्या कंडीशन है, उसी को हम डिफॉर्मिटीज़ का नाम देते हैं। अब इसके काजेज होते हैं बेसिकली, जो डिफॉर्मिटीज़ क्या होता है, फॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन होता है बिगाड़ के, उसके 3 बेसिक काजेज होते हैं। चौथा जो होता है वो फिजिकल होता है, ट्रॉमा भी कहते हैं। वो ट्रॉमा को हम जो है वो कल अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आज जो है हम डिस्कस करेंगे उसके 3 काजेज। पहला काज होता है जेनेटिक। देखिए, जेनेटिक जो बात करते हैं वो होता है असल में जीन। जीन की जब बात की जाती है तो जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब ये है कि ये फ़र्ज़ करो हमारे पास कोई भी ऐसी सीक्वेंस मौजूद है, हमने जो एक सीक्वेंस बना ली है, और ये सीक्वेंस जो है वो क्या करती है, जब कोई अमीनो एसिड को इनकोड करती है या प्रोटीन को इनकोड करती है तो हम उसे जीन कहते हैं। जब जीन के अंदर क्या होता है, चेंज आ जाए, म्यूटेशन आ जाए, जीन डैमेज हो जाए, या कोई जीन का हिस्सा जो है वो डैमेज हो जाए, तो डेफिनेटली क्या होता है, वो जो प्रोटीन बनना होता है वो भी डैमेज हो जाता है, हार्मोन भी डैमेज हो जाता है। जब वो हार्मोन डैमेज होता है, प्रोटीन डैमेज होता है, तो अल्टीमेटली जो है वो जो क्या होता है, डैमेज होता है, या जो म्यूटेशन होती है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट वो नजर आती है। तो जेनेटिक काज का मतलब ही यही होता है जिसमें जीन शामिल होते हैं। दूसरा होता है हार्मोनल काज। हार्मोन कभी ज़्यादा खारिज हो गए, कभी कम खारिज हो गई, या किसी ग्लैंड ने जो है वो हार्मोन खारिज करना छोड़ दिया। जैसे आपने अक्सर देखा हो डायबिटीज़ की जब जैसे बात करते हैं, अब डायबिटीज़ भी 2 किस्म की होती है, एक होती है इंसुलिन डिपेंडेंट और एक होती है इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट मौजूद होती है। तो एक में इंसुलिन पैदा हो रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा, और एक में इंसुलिन पैदा ही नहीं हो रहा। तो हार्मोनल जो है वो हो सकती है काजेज। और तीसरा होता है न्यूट्रिशनल डाइट आ गई, जिसमें हम फूड प्रॉपर सही नहीं ले रहे, तो ये काजेज होते हैं। तो आज हमने 3 काजेज को डिस्कस करना है डिफॉर्मिटीज़ में। एक हमने करना है जेनेटिक काज, दूसरा हमने डिस्कस करना है हार्मोनल काज, और तीसरा जो हमने डिस्कस करना है वो कौन सा है, वो न्यूट्रिशनल काज है ऑफ डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन का। तो जेनेटिक काज की बात करते हैं तो जेनेटिक काज में हमारा पहला आता है क्लिफ्ट पैलेट। देखिए, क्लिफ्ट पैलेट का मतलब क्या होता है, क्लिफ्ट का मतलब होता है कट जाना, पैलेट का मतलब होता है तालू। हमारा जो क्या होता है, पैलेंटाइन होती है ऊपर की, इसकी खासियत होती है इसने मैक्सिला के साथ फ्यूज होना होता है। जब पैलेंटाइन और मैक्सिला फ्यूज होंगे तो उससे होगा ये कि ओरल और नोजल कैविटी के नोज के दरमियान एक कैविटी मौजूद है, वो कैविटी बंद हो जाएगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमारी पैलेट और हमारी जो है वो मैक्सिला, पैलेटाइन जिसे कहते हैं, पैलेटाइन हो गया, मैक्सिला हो गया, ये फ्यूज्ड नहीं होते। जब ये फ्यूज्ड नहीं होते तो एक ओपनिंग रह जाती है, वो ओपनिंग जो है वो कहलाती है क्या, जिसे हम क्लेफ्ट पैलेट का नाम देते हैं। तो इसका मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें पैलेटाइन और मैक्सिला क्या हो, फ्यूज्ड ना हो सके, और जो है ओरल और नोजल कैविटी में एक ओपनिंग बन जाए। जब वो ओपनिंग बन जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये प्रॉब्लम मौजूद होती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये पहला काम ये होता है कि बच्चे ने जब फीडिंग करनी होती है, सकिंग करनी होती है, उसने जो है वो दूध पीना होता है, तो दूध क्या होता है, दूध उसके जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में, लंग्स में जा सकता है, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। बाद दफ़ा जो है बच्चा वो क्या करता है, खुराक लेता है, तो खुराक लेने की वजह से भी क्या होता है, खुराक लेने की वजह से भी क्या होता है, एस्पायरेशन, ठीक है। तो एस्पायरेशन नमूनिया हो जाता है। तो ये एस्पायरेशन नमूनिया क्या होता है, दैट काइंड ऑफ नमूनिया विच इज अकर्ड ड्यू टू क्या होता है, एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू दैट क्या लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो वो खुराक की जो क्या होगी, वो लंग्स में या रेस्पिरेटरी ट्रैक में चली जाएगी, तो वो कंडीशन हो सकती है जो बच्चे के लिए लीथल हो सकती है, और अल्टीमेटली उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए क्या होता है, इस कंडीशन का क्या होता है, ये वजह होती है, इसका ऑपरेशन किया जाता है, और जो ओपनिंग होती है जिसमें क्या होता है, पैलेटाइन और मैक्सिला फ्यूज्ड नहीं हो रहे होते, उन्हें आपस में फ्यूज कर दिया जाता है सर्जरी के जरिए, और बच्चे को इस कंडीशन से बचाया
लिया जाता है। दूसरी कंडीशन मौजूद होती है इसमें जेनेटिक काज में, वो है माइक्रोसेफली। देखिए माइक्रो की बात किया वो छोटा, सेफली का मतलब होता है हेड, छोटा हेड, यानी कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो बेबी पैदा होता है उसका जो हेड होता है वो क्या होता है, वो स्मॉल होता है, यानी कि वो मुकम्मल ग्रोथ अपनी पूरी नहीं कर सका। लेकिन बाज़ लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे एक मशहूर दरबार है जिसे कहते हैं दौले शाह, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, दौले शाह के जो लोग होते हैं या वहाँ के जो बैगर्स होते हैं या प्रोफेशनल होते हैं, वो बच्चे के सर पर कड़ा डाल देते हैं, लोहे का कड़ा, रिंग डाल देते हैं। जब वो रिंग डाल देते हैं तो उस रिंग की वजह से भी उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो वो आर्टिफिशियल तरीके से छोटे सर वाले बच्चे जो हैं वो बनाते हैं, जिसे फिर दौले शाह के चूहे कहा जाता है। लेकिन नेचुरल तौर पर ये फिनोमेना होता है जिसे हम क्या होता है, माइक्रोसेफली कहते हैं, छोटे सर वाले बच्चे पैदा होते हैं। ये भी जेनेटिक का जो अब नॉर्मलिटी की कंडीशन में आता है, ठीक है। उसके बाद इसकी तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है जिसमें हम कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है ना, जिसे हम नाम देते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है ये वो होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है वो जोड़ वगैरह सूज जाते हैं। ये क्रॉनिक भी हो सकती है, मोस्टली क्या होती है, ये क्रॉनिक होती है, दायमी होती है। खासतौर पे फीमेल्स के अंदर क्या होता है, ये ज़्यादा कंडीशन पाई जाती है जिसमें क्या होता है, जोड़ों का दर्द होता है, जिसमें जोड़ क्या होते हैं, वो सूज जाते हैं। तो जोड़ों वगैरह का दर्द का सूज जाना ये भी जेनेटिक काज की वजह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो इसे हम नाम देते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का नाम दे देते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस वो कंडीशन है जिसमें जॉइंट्स वगैरह क्या होते हैं, वो सूज जाते हैं। फिर दूसरी हमने काज पढ़ना है, वो काज है हार्मोनल काज। देखिए डिफॉर्मिटीज पे हमने पहले डिस्कस किया, वो जेनेटिक की वजह से, और जेनेटिक के बाद अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हार्मोनल। तो हार्मोनल का मतलब ये है कि हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, हार्मोन प्रॉपर काम नहीं करे, जैसे मैंने शुरू में मिसाल आपको बताई है। इसी तरह इसमें भी क्या होता है, तो पहली कंडीशन जो इसमें पाई जाती है वो मौजूद है कौन सी, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये होता है कि हड्डियों का ब्रिटल हो जाना, भुरभुरा हो जाना, यानी कि हड्डी लगे तो क्रैक बन जाना, उसके अंदर हड्डी को मारा जाए तो टूट जाना, उसमें चिपकने की पावर कम हो जाती है, हड्डियां जो है वो क्या होती हैं, भुरभुरी हो जाती है। तो उसे कहा जाता है कि ये कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन जो मौजूद है ये है ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है, रीज़न क्या होता है, इसमें डेपोजिशन जो है, जैसे कि ये फर्ज करें बोन है, अब बोन के ऊपर मटेरियल ने डिपॉजिट होना होता है, तो डेपोजिशन कम हो रही है लेकिन डिप्लीशन ज़्यादा हो रही है। हड्डियों के ऊपर से क्या हो रहा है, कैल्शियम वगैरह दूसरे केमिकल क्या हो रहे हैं, फास्फेट वगैरह वो उतरता जा रहा है और डिपॉजिट कम हो रहा है। और जब वो डिपॉजिट सही नहीं हो पा रहा तो हड्डियाँ क्या होती जा रही हैं, हड्डियाँ जो हैं वो ब्रिटल होती जा रही हैं, भुरभुरी होती जा रही हैं। तो इसे हम नाम देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का नाम देते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है इसकी एक और रीज़न भी होती है, वो होती है एस्ट्रोजन। ये जैसा कि इसके हार्मोन से पता है, तो ये फीमेल के अंदर क्या होता है, ये पाया जाता है। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो उसके लेवल के कम होने की वजह से भी जो क्या होता है, डेपोजिशन ऑफ मिनरल ऑन द बोन्स रिड्यूस। तो उस पर क्या होता है, जो डेपोजिशन होती है बोन्स के ऊपर वो रिड्यूस हो जाती है। जब वो रिड्यूस होती है तो हड्डियाँ क्या होना शुरू होती है, हड्डियाँ जो है वो भुरभुरी होना शुरू हो जाती है, सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है। तो हम इसे कहते हैं एस्ट्रोजन की वजह से। इसीलिए आजकल क्या किया जाता है, आजकल जो है ER किया जाता है, ERT से क्या मतलब है, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब ही पता है आपको, किसमें हम क्या करते हैं, वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करे एस्ट्रोजन पैदा करने वाला जो जीन है, हम उस जीन को क्या करते हैं, वो रिप्लेस करके उसकी जगह एक इफेक्टिव जीन डाल देते हैं। जब वो क्या होता है, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी के जरिए जब वो इफेक्टिव जीन आ जाता है तो उस जीन के आने के बाद एस्ट्रोजन पैदा होना शुरू हो जाता है और ये कंडीशन फीमेल के अंदर क्या होती है, वो बढ़ जाती है। तो इसे हम ऑस्टियोपोरोसिस का नाम देते हैं। फिर इसके अलावा इसकी एक और रीज़न भी होता है, वो होता है कौन सा, डाइट। अगर हम डाइट सही नहीं लेंगे, इनसफिशिएंट डाइट लेंगे, खास तौर पर हम जो है वो ऐसी डाइट लेंगे जो फास्ट फूड टाइप की है या जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक या हम बेवरेज ज़्यादा लेते हैं, तो ये भी क्या होती है, ये भी एक रीज़न बनती है कि मुकम्मल न्यूट्रिएंट बॉडी को नहीं मिलते, और जब वो न्यूट्रिएंट मुकम्मल नहीं मिलते तो भी ये रीज़न बन सकता है। उसके अलावा स्मोकिंग इसकी वजह हो सकती है कि बाद लोग स्मोकिंग करते हैं, जब बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से उनके इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो जाते हैं। जब उनके इलेक्ट्रोलाइट चेंज होते हैं तो फिर क्या होता है, बोन के ऊपर से जो है वो मटेरियल जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। डिपॉजिट हुआ था उसमें क्या होता है, उतरना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि तमाम बीमारियों से अगर आपने बचना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डेली जो है वो आधा घंटा, कम से कम 45 मिनट या आधा घंटा आपको जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा, शुगर लेवल भी, हर चीज़ कंट्रोल रहेगी और फिटनेस भी रहेगी, ठीक हो गया। तो ये इसमें क्या होता है, ये मौजूद है हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस, और जिसमें हमने डिस्कस किया किसका, ERT, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर आते हैं। अब तीसरा काज जो मौजूद होता है वो होता है न्यूट्रिशनल
डेफिशिएंसी। अब ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से मुराद ये है कि फूड की वजह से पहली कंडीशन इसमें मौजूद है जिसे हम नाम देते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया इस कंडीशन जिसमें क्या होता है, हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं। हड्डियाँ जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं। क्यों सॉफ्ट होती हैं? क्योंकि हड्डियों पर चिपकने वाला जो मटेरियल है वो एडिक्वेट नहीं होता, वो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि हड्डियों के ऊपर फास्फेट या कैल्शियम या दूसरे जो है वो क्या कर सके, मिनरल जो है उसके ऊपर चिपक सके। इसलिए हड्डियाँ क्या होती रहती हैं, वो सॉफ्ट होती रहती हैं। कैल्शियम 60 इस पर क्या होता है, चिपक नहीं सकता। अब जब ये हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं तो ये वज़न को बेयर नहीं कर सकती। अब जाहिर बात है हमारा सारा, क्योंकि हम बाइपेडल हैं, ठीक है, तो हम दो टांगों वाले हैं, तो इसलिए हमारा सारा वज़न जो है किस पे आता है, हमारी पेल्विक पे आता है। तो नतीजा ये होता है कि जब वज़न पड़ता है तो पेल्विक पे वज़न पड़ने की वजह से पेल्विक की शेप क्या होती है, वो बदल जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, पेल्विक की शेप बदल जाती है। फिर जब बॉडी का वेट उस पर डलेगा तो हड्डियाँ क्या करेंगी, हड्डियाँ जो है चटकेंगी भी सही और पेन भी महसूस होगा। और हड्डियों के चटकने को हम लोग कहते हैं कि क्या होता है कि उस पर क्रैक्स चल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑस्टियोमेलेशिया जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हड्डियाँ सॉफ्ट हो गई हैं, मिनरल उस पर सही तरह डिपॉजिट नहीं हो पा रहे, और जब मिनरल उस पर सही तरह डिपॉजिट नहीं हो पा रहे तो नतीजा ये है कि हमारा पेल्विक भी डिफॉर्म हो गया, ठीक है, और वेट वगैरह होने की वजह से हमारी हड्डियां भी दर्द कर रही हैं, और साथ जो है बार दफ़ा क्या होता है, वेट ज़्यादा होने की वजह से क्रैक्स भी आ जाते हैं, हड्डियां चटक भी जाती हैं। अगर यही कंडीशन जो है वो बच्चों में हो जाए विटामिन डी वगैरह कमी की वजह से, तो बच्चों में भी इस कंडीशन को रिकेट्स का नाम देते हैं। रिकेट्स को आमतौर पे हम कहते हैं कि जिसमें क्या होते हैं, बच्चों की टांगें जो बोर्ड होती हैं, यानी कि बच्चों की टांगें सीधी नहीं होती बल्कि क्या होती है, कमान की शेप की होती है। खाली टांगें नहीं इफेक्ट करती इस पर, बल्कि इस पर भी पेल्विक पे जाके असर होता है। तो विटामिन डी की वजह से, खुराक के कम होने की वजह से उनकी पेल्विक की शेप भी क्या होती है, ख़राब हो जाती है। जब पेल्विक की शेप खराब हुई, हिप की शेप खराब हुई, तो अल्टीमेटली नीचे बोन की शेप भी क्या होती है, वो ख़राब हो जाती है। वो हड्डियाँ क्या होती हैं, वो टेढ़ी हो जाती हैं। ये कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं, ये विटामिन डी की वजह से भी हो सकती है। इसीलिए इसकी ट्रीटमेंट यही होती है कि जिन बच्चों के अंदर ये ऑस्टियोमेलेशिया या फिर जो है वो क्या होता है, वो रिकेट्स की कंडीशन होती है, ख़ासतौर पे रिकेट्स की, तो उन्हें क्या किया है, तो उन्हें जो है वो विटामिन डी, जिसे हम डी फोर्टिफाइड मिल्क का नाम देते हैं, डी फोर्टिफाइड मिल्क, यानी कि दैट मिल्क विच कंटेन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन डी एंड अदर मिनरल्स। तो ये क्या होता है, ये मौजूद होता है, ड्राई फॉर्म के अंदर पाया जाता है। ये बच्चों को क्या देना पड़ता है, ये बच्चों को जो है वो दूध देना पड़ता है, जिसे हम डी, ठीक है ना, फोर्टिफाइड मिल्क का नाम देते हैं। इसके अलावा क्या किया जाता है, इसके अलावा उन्हें दिया जाता है एक्सपोजर टू सन, धूप लगवाएं। जब आप उन्हें धूप लगवाएंगे तो उसके धूप लगवाने से भी क्या होगा, विटामिन डी जो है वो पैदा होगा, और उसकी जो है इस बीमारी से इलाज किया जा सकता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया 3 काजेज। पहला कौन सा, जेनेटिक, दूसरा कौन सा, हार्मोनल, और तीसरा हमने डिस्कस किया न्यूट्रिशनल। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रॉमा। जब कोई हादसा हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, तब डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, तो वो कैसी होती है, उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है। अगर कोई आपके दिमाग में कोई सवाल आया है, कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना हो, तो वो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कह सकते हैं, या मुझे आप जो है वो, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। शुक्रिया।